Okay, we are coming with a few more questions of miscellaneous. उस दिन हमने कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं किया था, वो नया क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। लेट a equal to 1 to 3, set containing 1 to 3. Then we have to find a number of relations containing 1 comma 2 and 1 comma 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. To find out the number is an MCQ. So solution of this question goes like this. Let us make one relation satisfying the given condition. Okay, it is defined in the set 1 2 3, and the question is saying that it has to be reflexive. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए कंटेनिंग 1 to 3 में हमको 1, 1, 2, 2 और 3, 3 लेना ही पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं इन तीनों को पहले। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 1, 2 भी लेना है, तो उसको भी ले लेते हैं, और 1, 3 को भी लेना है, ले लिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव बनाओ और सिमेट्रिक बनाओ। तो रिफ्लेक्सिव तो हमने बना लिया ये तीनों को लेके। अभी कह रहा है कि सिमेट्रिक बनाओ, तो 1, 2 का सिमेट्रिक एलिमेंट होने के लिए सिमेट्रिक एलिमेंट 2, 1 को डाल दिया हमने, और सिमिलरली 1, 3 का सिमेट्रिक एलिमेंट हमने 3, 1 डाल दिया। अभी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो गया। अभी हमको देखना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। हमको नहीं नॉट ट्रांजिटिव बनाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये अभी फिलहाल ट्रांजिटिव है क्या। हम देखेंगे कि 1, 2 ना 3, 1, ओके 1, 3, 3, 1, 2, 1 seems to be नहीं 2, 1 and 1, 3. We don't have 2, 3. See 2, 1 and 1, 3 belonging to the relation R1, but 2, 3 does not belong to R1. Implies R1 is not symmetric. It is not symmetric so far. Okay, it is not symmetric so far. So this is one relation which satisfies that relation R1 is reflexive and symmetric but not transitive. एक relation मिल चुका है. So we'll try to make another relation if possible. ठीक है, तो हमारा पास और क्या क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट बाकी है। 1, 2, 3 रिलेशन बनाने के लिए ए क्रॉस ए का सबसेट होना पड़ेगा, तो 3 into 3 9 एलिमेंट्स है। इनमें से कितने एलिमेंट के साथ हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास 2 एलिमेंट और बाकी है, 2, 3 और 3, 2। यही 2 एलिमेंट बाकी है। अभी इनमें से हम किसी को भी इस नए रिलेशन में डाल देंगे। यहाँ तक तो हमको पूरा 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1 यहाँ तक तो हमको पूरा लिखना ही है। R1 का जितने भी एलिमेंट है उसको तो लेना ही है कोई दूसरा रिलेशन एग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट लेना है। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन दोनों में से कोई एक आएगा। मान लो 2, 3 आ गया, तो 2, 3 आने से क्या होगा, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए कहा गया है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए ऑटोमेटिकली 3, 2 भी आ जाएगा। तब क्या होगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा, and which will be reflexive, symmetric as well as transitive. तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो, इस सेट पे एक ही हो पाएगा। तो R1 is the only relation possible satisfying the given condition. So answer is A. ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। The second question coming up is this. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 लिया है, 17 हमने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। ठीक है, क्या दिया है? 2 फंक्शन दिया है। लेट f be a function from R to R and it is signum function, and z is given to be the greatest integer function.
जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है और दोनों फंक्शन का डोमेन दिया गया है 0,1 और हमको पूछा गया है कि whether g of f and f of z will be coinciding in that domain in this domain. coinciding का मतलब है कि कोई भी मेंबर होगा, कोई भी एलिमेंट होगा इस डोमेन में, उसका सेम इमेज आना चाहिए z of f और f of z का. दैट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसाइड. कोइंसाइड का मीनिंग वही है. तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द इंटरवल 0,1? वी हैव इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हियर. Here we have infinitely many elements. तो सबके लिए z of f और f of z का जो z of f और f of z का जो इमेज आना पड़ेगा वो सेम आना पड़ेगा. ऐसा है क्या पूछा है. तो हम एक ऐसे ही एग्जांपल लेके देखते हैं. 1 is belonging to 0,1. 0,1. ठीक है. अभी z of f 1 निकाल के देखते हैं. तो हमको क्या मिलेगा. z of f1 is what? f is this. So f1 will be coming out of this positive value. So z1 is the greatest integer function. So z1 will be 1. तो f of z निकाल के देखते हैं. f of z1. तो f of z1 is again greatest integer function 1 आएगा. f of 1 फिर 1 आएगा. तो 1 के लिए तो ये कोइंसाइड हो रहा है ना. ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है. हमने ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि 1 के लिए तो ये कोइंसाइड कर गया. क्या सबके लिए करेगा. इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स है इस डोमेन में. क्या सबके लिए कोइंसाइड करेगा. यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना. तो हम एक काम करते हैं. हम ना कोई भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं. हमको पता है कि 0 और 1 के बीच में कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन लाई करता है. तो 1/2 which is belonging to 0,1 closed, right? हाफ इस डोमेन में है. हाफ के लिए चेक करके देखते हैं एक बार. तो z of f of half. ओके. तो z of f हाफ आएगा. यहाँ से हाफ पॉजिटिव नंबर है तो 1 आएगा. तो z1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा. अभी f of z of हाफ निकाल के देखते हैं. तो क्या आएगा. f of z of हाफ. z of हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ हाफ आएगा 0. तो f of 0 यहाँ से f of 0 आएगा 0. तो देखो ये हाफ के लिए कोइंसाइड नहीं किया. So there will be lot many numbers for which in here, lot many numbers in the interval 0,1 where z of f and f of z will not be coinciding. So since the answer is no, we can give this example. We can take any example, any what is it called? What do you call it? Any proper fraction. All the proper fraction are lying in that given interval. So all the answer will come that only. So we'll go for this question now. Next question is this. Consider the function f and z, okay, such that f and z such that the composition of z of f is defined and is 1 1. Okay, we have been asked to check whether f and z both are necessarily be 1 1. ठीक है. क्वेश्चन को समझो. z of f डिफाइन दिया है और ये 1 1 भी दिया हुआ है. तो हमको पूछा गया है कि ऐसा होने के लिए क्या z और f दोनों 1 1 होना पड़ेगा. तो लेट अस make a diagram so that the question will be easily understandable. Okay, so let us define a function f, then z, then we'll check. हम z of f को define कर लेते हैं पहले. 1 2 3 4 let me take. This is the function running from. Let me name the domain also. ये a है, ये b है. f वाला फंक्शन a से b तक जा रहा है और b से c में भी एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं. z जा रहा है b से c में. अभी हम इसको ना इमेज दे देते हैं. 1 का मान लो मैंने दे दिया a, 2 का b दे दिया, 3 का c दे दिया और 4 का d दे दिया ना. और यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, दो एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेते हैं e और f. ठीक है.
और इसमें ना मैं ले लेता हूँ पी क्यू आर एस टी सपोज। अभी जी ऑफ एफ डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा, ए से लेके सी डिफाइन होगा जी ऑफ एफ। तो पहले जी ऑफ एफ को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो जी ऑफ एफ डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन था कि एफ का जो रेंज होगा, ये वाला रेंज, वो जी का डोमेन का सबसेट होना चाहिए, जो कि है। ठीक है, अभी पहले जी को डिफाइन कर लेते हैं। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ डी का एस, और ई और एफ का हम दे देते हैं टी के लिए। अभी पहले देखते हैं कि जी ऑफ एफ जो है वो वन वन है कि नहीं, देखते हैं। तो वन, जी ऑफ एफ वन goes to A, then P. तो Z of F of 1 आया P, Z of F of 2 आएगा Q, Z of F of 3 आएगा R, और Z of F of 4 आएगा S, राइट। तो Z of F का जो डोमेन था वो ये A था, और Z of F का कोडोमेन ये C था। तो हमने देखा कि एवरी मेंबर इन द डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस। तो जी ऑफ एफ इज 1 1। अभी देखते हैं इसके लिए क्या होना जरूरी है। हमने देखा यहाँ से कि एफ जो फंक्शन है वो 1 1 होना जरूरी है ना, लेकिन जी जो फंक्शन है वो 1 1 होना जरूरी नहीं है। ये देखिए ई और एफ टी टी में जा रहा है, तो करेक्ट, क्लियरली शोइंग अस दैट द फंक्शन जी इज नॉट 1 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ, जी ऑफ एफ अगर 1 1 है will imply f must be 1 1, but z is not necessarily 1 1। ठीक है, that will be the answer ना। g of f 1 1 अगर दिया हुआ है तो f को तो 1 1 होना पड़ेगा, लेकिन z 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके। So let us go for the next question that is coming up. Question is this. Let us take this. If f and z both are f and z both necessarily onto if z of f is onto, इस पर onto के लिए पूछा कि z of f अगर onto है तो f और z क्या onto होना जरूरी है। That is what the question is asking us. Let us go and draw the function again, just like 1 1 ना। तो हम f के लिए एक डोमेन इन रेंज बनाएंगे, z के लिए डोमेन और कोडोमेन, सॉरी नॉट रेंज। ठीक है, फिर नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, यहाँ लेते हैं 1 2 3 एंड 4 सपोज। यहाँ लेते हैं पी क्यू आर एस टी, और यहाँ लेते हैं ए बी सी मान लो। ठीक है, जी ऑफ एफ, पहले एफ फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। ये एफ है, मान लो ये 1 पी में जा रहे हैं, 2 क्यू में जा रहे हैं, 3 भी क्यू में जा रहे हैं, 4 आर में जा रहे हैं। ठीक है, और P यहाँ से A में जा रहे हैं, Q जा रहे हैं B में, R जा रहे हैं C में। ठीक है, अभी Z of F देखते हैं। Z of F will be defined from A to C. Z of F will be defined from A to C. This Z function, this is the Z function. ठीक है, अभी अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, Z फंक्शन अभी भी डिफाइन नहीं हुआ है क्योंकि S और T का इमेज अभी भी नहीं बन पाया है, तो इसको भी बना देते हैं। और यहाँ एक एक्स्ट्रा डी ले लेते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी जी भी फंक्शन बन गया। ठीक है, अभी देखते हैं जी ऑफ एफ ऑन टू है कि नहीं। तो जी ऑफ एफ 1
z of f of 1 is a, z of f of 2 is b। अच्छा, z of f का डोमेन क्या है, ये a, और z of f का कोडोमेन क्या है, ये। तो पहले z of f का रेंज देखते हैं। हाँ, वही निकाल रहा है। z of f of 2 क्या आएगा, f of 2 क्यू b, और z of f of 3 क्या आएगा, क्यू b। z of f of 4 आएगा c। तो z of f का जो रेंज हुआ वो ए बी सी हुआ, ए बी सी। दिस इज द रेंज ऑफ z of f, ठीक है, एंड विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कोडोमेन ए बी सी। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। सी ऑफ एफ ऑफ का रेंज आ गया एबीसी विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो कैसे इसको सुधारे, ये 3 को ना टी में दे देते हैं, 3 को टी में दे देते हैं, और इसको मिटा देते हैं, ये वाला को मिटा देते हैं, ठीक है। अभी हो जाएगा, अभी बन जाएगा काम, अभी बन जाएगा काम, है ना। तो z ऑफ एफ ऑफ 3 क्या हुआ, d हो गया। तो ये ना d हो गया। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए बी सी कमा डी विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन। तो इससे क्या हुआ, अच्छा इससे तो कुछ, और यहाँ एक एस ले लेते हैं, इसको भी डी में कर देते हैं। हाँ, अभी देखिए एफ वाला जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, क्योंकि एफ का जो रेंज है ना वो पी क्यू आर एस टी है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है एफ के लिए। एफ का कोडोमेन में ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो एफ इज नॉट ऑन टू, बट सी इज ऑन टू। जी ऑन टू है, एफ ऑन टू नहीं है। तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी इफ जी ऑफ एफ इज ऑन टू, then we must get z to be onto, but f is not necessarily onto. Again, that will be the answer of this question. Okay, we'll go for the next question, which is this. Key, let a equal to 1 to 3, then how many, show that number of relations containing 1 comma 2 and 2 comma 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 4. Okay, it is just like the first question what we have taken ना। हमको समझना है क्वेश्चन को, ए रिलेशन डिफाइन करना है हमको 1 to 3 के सेट के ऊपर, और हमको लेना है उस सेट में 1 2 और 2 3 को लेना ही है। और हमको क्या रिलेशन फॉर्म करना है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो एक एक करके रिलेशन फॉर्म करते हैं। सपोज R1 ना, हमको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 2 2 3 3 लेना ही है, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है कि 1 2 भी लेना है और 2 3 भी लेना है, ठीक है। और क्या होना है, ट्रांजिटिव होना है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना है, ठीक है। अभी देखो
यहाँ 1,2 और 2,3 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमको 1,3 भी चाहिए, तो 1,3 को इंसर्ट कर देते हैं हम। और अभी हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव बन गया है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये फर्स्ट रिलेशन बन गया। अभी सेकेंड रिलेशन बनाएंगे। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए फिर 1,1, 2,2, 3,3 ले लेंगे। 1,2 और 2,3 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है लेने के लिए, और ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमको 1,3 भी लेना है। अभी हम देखेंगे कि कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास है। इसमें एक क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स होगा, तो अभी तक हमने इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट यूज कर लिए है, बाकी 3 बाकी है। कौन कौन बाकी है? 3,1 बाकी है, 2,3 बाकी है, और 3,2 बाकी है। तो अभी तक ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो हम एक काम करते हैं, पहले 3,1 को इंसर्ट कर देते हैं। तो 3,1 को इंसर्ट कर देंगे और देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1,2 के लिए हमने 2,1 अभी तक प्लेस नहीं किया है। अच्छा, हमारा पास 2,1 भी है, एक्स्ट्रा एलिमेंट 2,1 भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,1 हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, 2,3 तो लेना ही है, हमने ले लिया, सॉरी। तो यही 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट बाकी है। हाँ, उसमें से हमने 3,1 ले लिया है ना, 3,1 हमने ले लिया है। अभी देखेंगे कि ये अभी तक सिमेट्रिक है कि नहीं ना। ये तो सिमेट्रिक दिख रहा है, तो सॉरी ट्रांजिटिव दिख रहा है। तो ये सेकंड रिलेशन हुआ, जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट लेंगे, ये पूरे के पूरे एलिमेंट लेंगे, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3, यहाँ तक तो लेना ही है। 1,3 लेंगे, इस पर 3,2 भी ले लेंगे, है ना। ठीक है, अभी देखिए ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं देखना है हमको। 3,2, 2,3, 3,3, 1,2, 3,2, 2,3, 3,3, 1,3. Okay, this is another relation satisfying the given condition. The fourth relation would be 1,1 लेंगे, 2,2 लेंगे, 3,3 लेंगे, 1,2 लेंगे, 2,3 लेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नहीं बोला है लेने के लिए, इस पर हम क्या करेंगे, 2,1 रह गया, 2,1 को ले लेंगे। अभी हम देखेंगे ये ट्रांजिटिव हो रहा है। 2,3, 1,2, 2,2, 2,3, 1,2, 2,2, 2,3 हो रहा है, तो हमको नहीं बनाना है, तो हम ना 3,1 ले लेते हैं। ले लिया, यहाँ तक बन रहा है कि नहीं। 2,3, 1,3 चाहिए हमको, 1,3 ले लेते हैं। हाँ, अभी ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। दीज आर द फोर
relations we are going to get. If we'll try to make another relation, that will be the universal relation, okay, which will become reflexive, symmetric, and transitive. So this is the answer for that question. We'll go for the next question. Okay, this one is this. So this also can be given as homework. It is the same thing again. Okay, we'll go for the next question then. So it is a very easy question again. But to show that the function f from 0 to pi by 2 to r sin x and 0 to pi by 2 to r cos x, we have to show that f and z are 1 1, but f plus z is not 1 1. Clearly, sin x and cos x in this given domain is 1 1. Generally, sin x is not 1 1 because the domain of sin x is all real numbers. But what this question is telling, it is right from 0 to pi by 2 only. 0 to pi by 2, we have restricted, the question has restricted the domain. तो पाई बाय 2 के बाहर जाएंगे तभी तो फंक्शनल वैल्यू जो है ना वो रिपीट होना शुरू होगा. तो इस डोमेन में कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं है sin x का. तो सिमिलरली cos x का भी नहीं है. तो क्लियरली f and z are 1 1. Now f plus z is not proof करना है तो we'll go for one example. F plus z of pi by 2 will find out. Which one will be sin pi by 2, that is 1, plus cos pi by 2, that is 0, is 1. और f plus z 0 निकालेंगे तो क्या होगा, sin 0 which is 0 and cos 0 which is 1, that is 1. तो f plus z of pi by 2 is 1 and f plus z of 0 is also 1, showing us that f plus z is not 1 1. Okay, so sin x and cos x in this interval, in the given interval, is 1 1, but f plus z is not 1 1. So that is the answer to this question.